आप लोगों का स्वागत है इस क्लास में। आज मैं आप लोगों को निबंध कैसे लिखा जाता है इस पे उदाहरण के साथ में बताता हूँ। उदाहरण के रूप में मैंने एक कॉपी लिया है जो चेक करूंगा कि इस निबंध में क्या कुछ लिखा गया है या निबंध लिखने की शैली कैसे है जो आपको प्रभावित कर सके। आज इसी पे मैं बात करने वाला हूं, जो कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन है और यूपीपीएससी भी है, तो इन दोनों में ये काम आ जाएगा। तो निबंध कैसे लिखा जाता है, पहले आप ध्यान रखेंगे कि आप लोग तो स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। वो सारी ज्ञान है जो आप लोगों ने या तो बुक्स से पढ़ा है या फिर आप लोगों के पास नोट्स जो भी लिखा होगा उसी से आप लोगों ने अपने आइडियाज़ को बढ़ाए बनाए होंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको अपने ज्ञान को ही घुमा फिरा करके आंसर लिखेंगे। आपके पास कोई मौलिकता नहीं है कि आप प्रेमचंद की तरह कुछ अलग टॉपिक पे निबंध या उपन्यास जैसा कुछ लिख सके। तो एक निबंध लिखने की शैली एग्जामिनेशन के अनुसार कैसे हो, चूंकि समय बहुत कम है और आपको निबंध लिखना भी है, आपको बहुत घबराहट भी होती होगी कि निबंध हम लिख कैसे पाएंगे, और लिखना भी होगा तो लगभग 600 से 700 शब्दों में आप लोग इसको लिखेंगे। तो क्या कुछ लिखें, तो आज मैं बात करूंगा। हालांकि मैं भी निबंध पे ज़्यादा मतलब मेरी मास्टरी इस पे नहीं है, लेकिन इस पे किसी की मास्टरी नहीं होती है। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि वो निबंध का एक्सपर्ट है। वो टॉपिक बता सकता है कि आप इस टॉपिक पे निबंध लिखें, लेकिन वो निबंध लिख करके पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई साहित्यकार ही है और वो निबंध अगर लिखने जाएगा तो इसमें हर कुछ वो साहित्य के एंगल से ही वो पुट करते जाएगा, चाहे वो गद्य की भाषा में हो चाहे वो पद्य की भाषा में हो, करेगा। तो इस कारण से किसी को भी इस पे 100% आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो निबंध का एक्सपर्ट ही है, और ऐसा कोई निबंध होगा भी नहीं जो 100% सारे दृष्टिकोण को समावेशित किए रहे। अलग अलग उसमें पॉइंट्स जोड़े जा सकते हैं। तो आप तो चूंकि बिल्कुल सिंपल विद्यार्थी हैं जिसके पास हिस्ट्री पॉलिटी इन सब की जानकारी होती है, तो इसी जानकारी को कैसे हम निबंध में डालेंगे उस पे मैं बात करूंगा, ताकि आपको हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि हमारे पास इतना गहन ज्ञान नहीं है फिर भी हम निबंध कैसे लिख पाएंगे। तो बहुत सरल तरीके से आप इसको लिख पाएंगे, इसी पे मैं चर्चा करूंगा। और जहाँ कहीं भी आपको कुछ अलग विचार दिखे तो आप कमेंट में कीजिएगा। कमेंट तो होना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि आपने क्या सोचा है, क्या लिखा है ना। तो ये निबंध है। निबंध का मतलब ही हो गया बिना बंधे हुए लिखना। इसमें कोई बंधन ही नहीं है। इसमें कोई बंधन नहीं है। इसमें बहुत सारे पहलुओं को जोड़ा जा सकता है एक निबंध में। 600 से 700 वर्ड में तो लिखना होता है। तो बहुत आप इसको भी बहुत कम ही मान के चले, है ना, क्योंकि निबंध है, खुल करके लिखने वाला है। इसी कारण आप लोग देखे होंगे कि सिर्फ एक ही टॉपिक पे दो दो 250 पेज की एक किताब आ जाती है, वो भी पूरी तरीके से पूर्ण नहीं होती है। तो इस पे पूर्णता आप एकदम हटा ही देंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कैसे आप एग्जामिनेशन में निबंध को लिख पाए। आपके पास जो अभी नॉलेज है उसी का प्रयोग कैसे निबंध में करना है। तो एक टॉपिक उठा लिया है, साहित्य समाज का दर्पण है, और एक मैंने मॉडल आंसर लिया है। ये मॉडल आंसर जिनका है उनका नाम मैं नहीं लूंगा प्राइवेसी की वजह से, बिना उनके पूछे। हाँ, लेकिन वो सेलेक्टेड हैं बीपीएससी में ही, अच्छे पोस्ट पे भी हैं, और मेरे हर संकट में भी वो हमेशा मदद करती रहती हैं। तो इस कारण से मैं लिया हूँ उनकी कॉपी को। साहित्य समाज का दर्पण है, तो आज इस पे मैं बात करता हूँ। देखिए, अब बात करते हैं कि लिखा कैसे जाए निबंध में। तो सबसे पहले आपको निबंध जो भी विषय पे दिया गया है एग्जामिनेशन में उसको पहले पढ़ना है। इसमें दिया गया है साहित्य समाज का दर्पण होता है। जैसे हम लोग दर्पण में अपना फेस या कुछ भी देखते हैं मान लीजिए, तो वो जो है वो हूबहू वैसा ही दिखाता है। तो यहाँ पूछा यही गया है कि जो साहित्य है क्या क्या वो समाज का आईना है। यानी कि साहित्य में क्या है, समाज दिखाई देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी फिल्म आप देख लीजिए, मदर टेरेसा ही या कुछ भी हो, या कोई किताब साहित्यिक पढ़ लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो सच्चाई वो दिखती है। तो यही है कि क्या जो साहित्य है वो समाज को बताता है, उसका आईना है। तो इसी विषय पर लिखना है। अब क्या है कि इसमें आपको विषय की समझ बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्या आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा। तो जो भी विषय दिया गया होगा आपको जिस पे ऐसे लिखना होगा, तो सबसे पहले उसको समझने का प्रयास करेंगे और उसको आप अपने मन में ही स्पष्ट कीजिएगा। हर निबंध में 3 पॉइंट जरूर होना चाहिए। एक तो उसकी भूमिका, एक तो उसकी
भूमिका स्टार्टिंग कैसे हो, यानी कि इस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा और पूरा का पूरा एक पेज में ही बता दीजिएगा। उसके बाद इसका जो मध्य भाग हो गया, जिसको हम लोग बॉडी कहते हैं या उसी को विस्तार भी कहा जाता है, तो जो बॉडी हो गया, इस बॉडी में फिर आपको इसको पूरा ओपन करके लिखना होगा, यानी कि बिना बंधे हुए आपके पास जो भी नॉलेज है उसको लिखेंगे। और फिर एक निष्कर्ष, तो निष्कर्ष को निबंध में हम लोग कह देते हैं उपसंहार। तो उपसंहार भी आप करेंगे, मतलब ये सब लिखिएगा नहीं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भूमिका लिखें जरूर, तो भूमिका लिखने का मतलब कि भूमिका के जो टॉपिक दिया गया उसके बारे में लिखिए। आप लोग क्या करते हैं कि भूमिका लिख देते हैं, फिर डैश देते हैं, फिर लिखना शुरू करते हैं। ये भूमिका, ये वर्ड नहीं लिखना है, शब्द नहीं लिखना है, आपको भूमिका लिखनी है बिना शब्द के, इस शब्द के। उपसंहार बिना शब्द के ही लिखना है। मध्य भाग का भी वर्णन बिना शब्द के ही करना, वो एग्जामिनर समझ जाता है कि आपकी भूमिका है या आपने कंक्लूजन डालना है। ठीक है, तो एक तो आपको सबसे पहले ध्यान देंगे कि टॉपिक को समझना है। पहला काम आप लोग नोट कीजिएगा, जो भी विषय दिया गया है उस विषय को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको नोट भी करते चलेंगे। विषय की समझ होनी चाहिए आपके पास, किसी भी, चाहे वो महिला मुद्दे पे पूछा गया हो, चाहे वो पर्यावरण मुद्दे पर पूछा गया हो, है ना, चाहे वो दार्शनिक मुद्दे पर पूछा गया हो, तो आपको उस निबंध जिस पे लिखना होगा उस विषय की समझ जरूर से होना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो इन दोनों के बीच जो संबंध है वो आपको बताना पड़ेगा। क्या है, इन दोनों के बीच में आपको संबंध बताना पड़ेगा। फिर क्या है कि जैसे ही आप और भी पढ़ते हैं, तो मान लीजिए कि जो बॉडी हो गया, विस्तार हो गया, तो कहीं ना कहीं वो उस निबंध की पूरी संरचना के बारे में बताएगा, है ना। तो संरचना बहुत अच्छे से आप लोग निबंध का बनाइएगा, यानी कि जो विचार आपके हैं वो तार्किक होने चाहिए। जब तार्किक तरीके से लिखेंगे तो वो लेखन शैली आपकी बिखरी नहीं होगी, बिल्कुल स्पष्ट मुद्दे पे वो बात करेगी। फिर हो जाता है कि चूंकि आप मध्य भाग का विस्तार करेंगे, तो उसमें उदाहरण का इस्तेमाल कीजिए। उदाहरण, उदाहरण, अब जैसे मान लिया जाए कि इसमें साहित्य समाज का दर्पण है, इसमें ये एग्जामिनर देखने की कोशिश करेगा कि जो ऐसे लिखा गया है वो दरअसल उसमें कुछ उदाहरण है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि उसमें प्रेमचंद का कुछ उदाहरण दिया जाए है ना, या फिर तुलसीदास का, या फिर महादेवी वर्मा का, है ना, तो क्या वो उस उदाहरण, मतलब आप अपने तर्कों को स्पष्ट करने के लिए आपने उदाहरण दिए हैं कि नहीं दिए हैं, है ना। अब समाज में साहित्य के प्रभाव को ऐतिहासिक घटनाओं से भी जोड़ा जा सकता है, उसको समकालीन घटनाओं से भी जोड़ा जा सकता है ना। तो इस पे जरूर से ध्यान रखेंगे कि कुछ उदाहरण दिया जाना चाहिए। अब आप हर टॉपिक पर उदाहरण देंगे, चाहे वो पर्यावरण से जुड़ा इशू हो, चाहे वो महिलाओं से जुड़ा इशू हो। ठीक है, उसके बाद जो चौथा पॉइंट है कि निबंध की जो भाषा या जो शैली है, भाषा या निबंध की जो शैली है, ये जो शैली है वो बहुत सरल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत आप जटिल शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दें। बहुत ही सरल हो, बहुत ही सरल हो, सहज तरीके से पढ़ा जा सके। ठीक है, प्रभावशाली भी हो, प्रभावशाली हो। तो भाषा और शैली का बहुत ध्यान रखना है। इसमें आपको व्याकरण संबंधी गलत नहीं करना है, व्याकरण संबंधी गलत नहीं करना है। ठीक है, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। जैसे विराम चिन्ह कहाँ है, वर्तनी, जैसे मान लीजिए कि यही जो एसे है, इसमें देखिएगा आपने यहाँ पे कि साहित्य से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा अपने ज्ञान एवं अनुभवों को लेखनीबद्ध करने से है, जो समाज का दर्पण होता है। आपने इस लाइन को तो पढ़ लिया, लेकिन यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक पूर्ण विराम डाला गया है जो गलत है। अगर हिंदी या साहित्य लिटरेचर के एंगल से हम देखें तो पूर्ण विराम का प्रयोग वहीं करते हैं जहाँ पे वाक्य समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वाक्य समाप्त नहीं हो रहा है, बल्कि ये वाक्य और आगे बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं होगा। यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉमा छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पूर्ण विराम होगा ही नहीं। तो ऐसे ऐसे करके, अब जैसे कई सारे लोग हैं, आप देखिएगा तो दर्पण उनको लिखने नहीं आएगा, और ये जो र है ये न के ऊपर लगा देंगे, जबकि ये लगना चाहिए प पे, है ना। आप लोगों ने देखा हो कि अधिकांश जगह आशीर्वाद जो है वो शब्द ही गलत लिखा हुआ है। आशीर्वाद ये सही शब्द है, आशीर्वाद, लेकिन आप देखे होंगे कि बहुत जगह आर्शीवाद लिखा हुआ है, आर्शीवाद। ये आप गौर कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा। तो जो भी निबंध है उसकी जो भाषा शैली हो, सहज हो, सरल हो, इफेक्टिव हो, व्याकरण संबंधी जो गलतियां हैं वो नहीं हो। ठीक है,
तो आप भाषा सरल लिखेंगे लेकिन गलत नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखा जाए तो जो भी ऐसे हो उसमें कुछ मौलिकता, सृजनात्मकता होनी चाहिए, मतलब क्रिएटिविटी उसमें होनी चाहिए। देखिए, मौलिकता प्लस सृजनात्मकता, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जब भी आप निबंध लिखेंगे तो उस निबंध में आपका वो मौलिक विचार दिखना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि वो किताब से टू द पॉइंट हूबहू उठाया हुआ है या रट्टा मार करके आपने निबंध लिखना शुरू कर दिया है। तो उसमें मौलिकता दिखनी चाहिए, विचार आपके खुले हुए हों। जो विचार आप लिखें उसमें नए दृष्टिकोण का एंगल पता चले, दृष्टिकोण उसमें दिखना। अब जैसे देखिए, ये साहित्य समाज का दर्पण होता है। अब आप लोग एक देखे होंगे कि एक जो शब्द है सोशल, सोशल मीडिया, तो ये क्या हो गया, समाज। तो साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो उसमें चाहे तो हम एक नए दृष्टिकोण से सोशल मीडिया का भी करके बता सकते हैं, उस कुछ लिख करके बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें, मेरा लिखा हुआ तो मिट गया, तो खैर, तो मौलिकता पे मैं बात कर रहा था। तो आप उसमें जो है एक नए एंगल से, नए दृष्टिकोण से लिखने का प्रयास करें। दृष्टिकोण, नए दृष्टि नए दृष्टिकोण से आप लिखने का प्रयास करें, ताकि जो है उसमें आपकी क्या है, चिंतन क्षमता का पता चले। बात को समझ रहे हैं? देखिए, जो भी निबंध आपने स्टार्ट किया, उस निबंध को लिखने के लिए क्या हुआ कि पहले तो आपको ये बता देना है कि उसमें आपने इस शीर्षक को आपने अच्छे से समझ लिया है। आपने इस ऐसे पे जो उसका संगठन, जो उसका संगठन हो या संरचना हो, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो तर्क आप दें, उदाहरण आप दें, वो अच्छा हो, भाषा शैली आपकी अच्छी हो, उसमें मौलिकता दिखाई दे, है ना। तब जाकर के मालूम चलेगा कि उसमें आपकी जो चिंतन क्षमता है या जो चिंतन की जो गहराई है, अलग अलग डायमेंशन पे आपने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो वो लिखा जाएगा, अभी मैं पढ़ के बताऊंगा भी। और उसके बाद आपका जो उपसंहार है या जो निष्कर्ष है, वो प्रभावशाली होना चाहिए। तो निष्कर्ष पे भी बात होगी, ठीक है। उसके बाद शब्द सीमा वगैरह होता है, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये निबंध का एक बॉडी हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। आप इस पे ध्यान रखेंगे, इतना आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, मैं इस ऐसे को पढ़ता हूँ, साहित्य समाज का दर्पण होता है। देखिए, इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है। सिर्फ इसको आप ये मत समझिए कि जो किताब है वो लिख दिया है 2-4 पेज में तो वो उतना ही सही हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जैसे इसमें लिखा है कि साहित्य से तात्पर्य किसी व्यक्ति के द्वारा अपने ज्ञान एवं अनुभवों को लिखनीबद्ध करने से होता है, जो समाज का दर्पण होता है। तो आप इसको अलग अलग तरीके से कई प्रकार से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि साहित्य मात्र शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि समाज का जीवंत प्रतिबिंब होता है। आप ये भी लिख सकते हैं। तो कई तरीके से लिखा जा सकता है, घबराने की आवश्यकता इसमें नहीं है। उसके बाद देखिए, यदि इस दर्पण में झांका जाए तो हमें ज्ञान की प्राप्ति तो होगी, साथ ही हमें अपनी संस्कृति, अतीत यानी कि ऐतिहासिकता, मानवीय मूल्य, स्वतंत्रता संग्राम, वात्सल्य, ममत्व, ईश्वरत्व, संवेदना, ईश्वरत्व नहीं, ईश्वर, संवेदना, ईश्वर तो ठीक है, ईश्वर के गुण, संवेदना, धर्म, कर्तव्य, अनुशासन, विश्व बंधुत्व की भी झलक मिलेगी। तो ये इनका इंट्रोडक्शन बहुत शानदार है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कई भाषाओं में, हाँ, कई वाक्यों में आप इसको लिख सकते हैं। बहुत ही शानदार, ये बहुत मंझा हुआ ये इंट्रोडक्शन है ना। तो सच में जो साहित्य है वो समाज की, आप देखें तो संस्कृति हो गया, परंपरा हो गया, विचार हो गया, मूल्य हो गया, समस्या हो गया, इसको अभिव्यक्त करता है, ठीक है। वो एकदम ध्यान आपको रखने की है। तो कहीं ना कहीं देखें तो साहित्य में क्या है, समाज की का जो प्रतिबिंब है, साहित्य में क्या है, समाज का प्रतिबिंब झलकता है। तो साहित्य केवल समाज को दर्शाता ही नहीं है, बल्कि उसको क्या करता है, एक डायरेक्शन भी देने का काम करता है, दिशा देने का काम करता है। अब इसके बाद देखिए, लिख दिया गया है, साहित्य को एक विषय वस्तु में बांध कर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसकी विषय वस्तु तात्कालीन परिस्थितियों स्थितियों परिस्थितियों राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सामाजिक तत्वों से प्रभावित होकर क्षण क्षण बदलती रहती है। आरंभ से ही साहित्य के माध्यम से हमने अपने ज्ञान का विस्तार किया है। जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन शासन व्यवस्था एवं सामाजिक
स्थितियों का बोध होता है, परंतु यह ज्ञान प्राप्ति का साधन होने के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म एवं उससे जुड़े सिद्धांतों से भी हमें अवगत कराता है। बहुत बढ़िया है। तो अब जैसे मान लीजिए कि आप लिखा गया है, तो एक पैरा में स्पष्ट किया गया है या दो पैरा में स्पष्ट कर दीजिए कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। उसके बाद चूंकि निबंध है, बिना बंधे लिखना ही है, तो ये बताया जा सकता है जैसे WH क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हुए, क्यों, कैसे। तो ये साहित्य समाज का दर्पण कैसे है, चाहे तो आप इसमें लिख सकते हैं कैसे है। तो साहित्य जो है आप देखिएगा समाज की संवेदनाओं को व्यक्त करता है। आप इसका उदाहरण देखिए फिल्मों के माध्यम से, बागबान वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, मदर टेरेसा का भी ये आया था, मदर इंडिया आया था, संवेदनाओं को प्रकट करता है। साहित्य जो है समाज में हुए संघर्षों को भी बताता है। ठीक है, साहित्य जो है समाज में हुए संघर्षों को बताता है ना। इसके अलावे जो कुछ भी चेंजेज आते हैं, बदलावों को भी बताता है ना। तो कहीं ना कहीं साहित्य जो है वो समाज के उत्थान का, पतन का, अच्छाई का, बुराई का, सबका चित्रण करता है। अब इसको आप उदाहरण से बता सकते हैं, जैसे साहित्यकार अलग 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 हो गए। जैसे मुंशी प्रेमचंद्र को ही ले लें, मुंशी प्रेमचंद्र, प्रेमचंद। तो इनका जो साहित्य होता था, तो इनका जो साहित्य आप देखिएगा तो बेसिकली ग्रामीण जीवन की जो सच्चाई है उस पे बहुत गंभीरता के साथ, बहुत बारीकी के साथ बात करता है। वो बोलता है गांव की जो भाषा, गांव की जो कहानी है, आप देखिए तो उस सच्चाई को प्रकट कर रहा होता है प्रेमचंद का साहित्य, चाहे वो गबन हो चाहे वो गोदान हो। आप दूसरे साहित्यकार को ले लें, आप मुंशी प्रेमचंद के अलावे, तो महादेवी वर्मा को ले लें। तो महादेवी वर्मा का जो साहित्य है उसमें आप देखेंगे तो वो महिलाओं की संवेदना को बहुत ज्यादा व्यक्त करती है, महिलाओं की संवेदना को बहुत ज्यादा व्यक्त करी। देखिए अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हमने टॉपिक क्या दिया है, ऐसे का साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है, तो महिलाओं की संवेदना को बताता है। तो अब देखिए साहित्य समाज की सोच को बता रहा है, उसकी जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में बता रहा है। अलग अलग साहित्यकार अलग अलग मुद्दों को उठा करके अपने साहित्य में पुट करें, तो कहीं ना कहीं वो समाज के बारे में ही तो बता रहे हैं, है ना। तो ये जरूर आप इसमें पुट करिएगा। एक और आप लोग यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि जो साहित्यिक विधा है उसके माध्यम से समाज का जो चित्रण किया जाता है, जैसे यहाँ पे टाइटल क्या है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। अब जैसे मान लीजिए कि साहित्य है, तो साहित्य तो अलग अलग, जैसे काव्य हो गया, पोएट्री हो गया, जैसे काव्य हो गया। तो कविता क्या है, समाज की भावनाओं को, संघर्षों को, आदर्शों को संजोती है। तो तुलसीदास की का जो रामचरितमानस है उसमें समाज को नैतिकता और धर्म का संदेश दिया गया है तो वो भी साहित्य ही है ना, लेकिन वो क्या है, काव्य है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रामचरितमानस, रामचरितमानस, तो इसमें क्या है कि इसमें समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाया गया है, धर्म का जो संदेश है, धर्म मतलब दया, करुणा, प्रेम, त्याग, जो भी एथिक्स है उसके बारे में बताया गया है। एक हो जाता है उपन्यास और कहानी, उपन्यास और कहानी। ठीक वैसे जैसे आप लोगों ने महादेवी वर्मा हो या प्रेमचंद का गबन को गोदान हो, तो उपन्यास और कहानी के माध्यम से। एक हो जाता है नाटक, नाटक जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, है ना, या भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों से समाज में सुधार लाया गया है, और या सुधार लाने में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी, है ना। तो ड्रामा के माध्यम से हो सकता है। और एक हो जाता है कि निबंध और लेख के माध्यम से भी, चूंकि साहित्य का है तो निबंध और लेख के माध्यम से भी समाज में जागरूकता फैलाया जाता है। तो ये साहित्य के विविध रूप भी हो गए, है ना, क्या है, विविध रूप हो गए, और इन्हीं साहित्य के माध्यम से समाज में सुधार भी किया जा सकता है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जैन धर्म के सिद्धांत अहिंसा, औस्तेय, अपरिग्रह, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना आज भी सामाजिक मूल्यों में सम्मिलित है, जिससे यहीं पे कॉमा हो, जिससे मनुष्य में नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। ठीक है, निकल लीजिए। आज महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हमें नई लगती है, परंतु विभिन्न साहित्यकारों द्वारा अतीत में भी उन्हें अपनी कृतियों में शामिल किया गया है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह। तो ये एक यहाँ पे कविता लिख दिया गया है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रस्तुत पंक्तियों में महिलाओं की जिस दशा का मार्मिक चित्रण निराला जी ने किया है वह आज भी प्रासंगिक है। सही बात है, यानी कि साहित्य क्या है, समाज का ही प्रतिबिंब है, दर्पण है, आईना है। ठीक है, तो निराला की पंक्ति दे करके आप अपनी बातों को मजबूत की हैं।
भारतीय समाज जो सामान्यतः पितृ सत्तात्मक समाज की वकालत करता है, आज भी महिलाओं का शोषण कर रहा है। जन्म से पूर्व भ्रूण हत्या, पालन पोषण में विषमता, शिक्षा में विवाह संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय में महिलाओं की सहमति, अवहेलना, शोषण नहीं तो क्या है। तो यहाँ बताया गया है। उदाहरण के रूप में समझा जाए तो यदि एक घर में पुत्र और एक पुत्री, तो बड़ा होकर पुत्र को नौकरी करना है और पुत्री को पराए घर जाना है, यह हमने कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, ऐसा ना हो कि कोई पुरुष हमारे जैसा कोई चेक कर रहा हो, मैं रहता तो इसको यहाँ पे फिर सही नहीं मानता, क्योंकि ठीक है, ये जो रूढ़िवादी समाज है उसकी सोच है, लेकिन हम जैसे जो लड़के हैं उनकी उसकी सोच नहीं है, तो कहीं न कहीं हर्ट करता है। तो आप इसको संतुलित वर्ड में लिखिएगा। एक पीढ़ी पहले की ये सोच थी, एक पीढ़ी बाद वाले में मैं हूँ, और हमारे बाद वाले भी जो लोग हैं वो इस तरीके से नहीं सोचते हैं। तो इसको यहाँ पे संतुलन बनाना है ताकि हमें भी बुरा नहीं लगे। उसके बाद उदाहरण के रूप में समझा जाए तो यदि एक घर में पुत्र, इसको थोड़ा सा संतुलन कर दीजिएगा, आप इसमें लिख सकते हैं कि पहले ये सोच थी और साहित्य के माध्यम से इसको बताया गया है, और ये साहित्य ही इस रूढ़िवादी सोच में सुधार लाने की अपनी भूमिका दी है, या समाज की इस सोच को नई दिशा दी है, लोगों में बदलाव लाया है। तो साहित्य के माध्यम से क्या हुआ है, इसी सोच को बदला या बदलने की कोई भी कोशिश की जा रही है। इस प्रकार साहित्य ने अपनी विभिन्न विधाओं द्वारा समाज के परिवेश एवं समस्याओं को प्रतिबिंबित किया है। साहित्य में समाज को प्रभावित करने की असीम शक्ति होती है, जो यह साधारण चींटी को भी हाथी जैसे बड़े पशु से लड़ने का सामर्थ्य प्रदान करती है। बड़ी शानदार लिखा हुआ है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। तो ये है कि झांसी की रानी को केंद्र में रखकर सिहनी झांसी, ये क्या लिखा हुआ है, झांसी की रानी, यही सब थोड़ा तो बारीक मिस्टेक नहीं करना है। अगर कहीं भी कुछ हो तो सिर्फ एक लाइन में हल्का सा नीचे से काट करके फिर फ्रेश तरीके से लिखे, समझ में आ जाए। तो झांसी की रानी को केंद्र में रख कर लिखी गई यह कविता आज भी महिलाओं में नई ऊर्जा का संचार करती है, जो उसे नारी की उस सामर्थ्य को पहचानने में सहायता करती है, उसे अंदर। ठीक है, इसी प्रकार साहित्य के माध्यम से हमें दलित, गरीब, मजदूर, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, जिसे सर्वांगीण विकास हो, उसकी प्रेरणा मिले। सहन आया है, आओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। रुपया, ध्यान रखिएगा, रुपया लिखा जाता है ऐसे, रुपया, ये बड़ी होगा, ये नहीं। र दो तरीके से, रू दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो ऐसे हो गया रू, आप देखिएगा 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए के सिक्के पे तो रुपया ऐसे लिखा हुआ है, उसमें ये वाला र नहीं रहता है, रू, है ना। तो हिंदी का जो साहित्यकार है, अगर कॉपी चेक करेगा तो उसको दिख जाएगा। जैसे गुरु, गुरु, ये गुरु, और ये वाला गुरु, ये गलत है, ये सही है। तो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बचपन से ही इन सब पे काम किया हुआ है। तो रुपए जो है हमेशा आप लोग ऐसे लिखिएगा, रुपया। ऐसा नहीं कि वो सपया दिखे, क्योंकि मेरा जो पेन टैब है उसमें बढ़िया लिखा नहीं पाता है, बिखरता है। यही कॉपी पेन रहता तो मैं आपको बता देता, लेकिन फिर भी आप लोग इसको ऐसे कीजिए। तो उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। प्रेमचंद की गद्य विद्या पूस की रात किसान की उस करुण कहानी का चित्रण करती है, जिसमें उसके द्वारा अपनी परेशानियों को नजरअंदाज कर शोषित समाज के अत्याचारों से बचने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। इस संदर्भ में कहना यह है कि आज भी हमारे देश में अन्नदाता विभिन्न प्रकार से सूदखोरी, फसल की बर्बादी, प्राकृतिक आपदा से संकट में कठिन परिश्रम कर हमारे लिए अन्न उपजाते हैं, जिसके लिए हमारा रोम रोम कृतज्ञ होना चाहिए, परंतु कुछ देर भावुक होकर हम अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। ठीक है। साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका पाठक स्वयं को, देखिए यही यही होता है, स्वयं, स, व और य पे बिंदु, स्वयं, स्वयं को उस स्थिति में महसूस करने लगता है जिसका जुड़ाव उसके जीवन की किसी घटना से हो। यही कारण है कि साहित्य ने किसान सम्मान निधि योजना, कितना बढ़िया लिखा हुआ है ये, सकारात्मक बदलाव को प्रेरित किया है। साहित्य का अर्थ केवल क्या कहना या कविता वाचन से नहीं, बल्कि जीवन के उन सभी आयामों से है जो समाज में व्याप्त है। ठीक है। तो बहुत बढ़िया इनका लिखा हुआ है, अगर इस ऐसे की बात करें तो। ठीक है, अब इनका उपसंहार देखते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि साहित्य ज्ञान की प्राप्ति करने का स्रोत मात्र न होकर समाज का दर्पण, जो हमें नैतिकता एवं सामाजिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। फर्तनी सुधारिएगा। पत्थर पूजे तो हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते को चक्की भली पीस खाए संसार। तो ये निबंध इनका एंड होता है। तो एंड जो है ना, हमेशा सकारात्मक लिखिएगा।
ठीक है। तो साहित्य समाज का है, एक दूसरे का पूरक है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू हो गए, एक पहिए की दो धुरी हो गई, है ना। तो साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक में है। साहित्य क्या है, समाज का दर्पण इसलिए है क्योंकि यह न केवल समाज की सच्चाई को उजागर करता है, बल्कि उसको सुधारने में और उसको आगे बढ़ाने में भी सहायक होता है। एक समृद्ध समाज की जो कल्पना है हम लोग बिना उत्कृष्ट साहित्य के बिना कर ही नहीं सकते हैं। तो समृद्ध समाज की जो कल्पना है वो एक उत्कृष्ट साहित्य के बिना अधूरी हो जाती है। इसलिए हमें साहित्य को समझना पड़ेगा, उसको सराहनीय करनी पड़ेगी, उसे सीखना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर समाज का निर्माण न सिर्फ आज बल्कि भविष्य में भी करते रहें। तो साहित्य की अपनी जो भूमिका है वो होती ही होती है, ठीक है। तो इस पे आप लोग ध्यान रखिएगा। और बहुत अच्छा ये आंसर इस पे लिखा हुआ है। बाकी लोग भी कोशिश कर सकते हैं कि इसको और भी अपनी भाषा में लिखें। तो बड़ा अच्छा मुझे इनका आंसर लगा है, चाहे वो भूमिका हो, चाहे वो निष्कर्ष हो, चाहे वो बीच का जो बॉडी होता है वो। तो और भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावे और भी आपको जो मेरे से पूछना हो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट, ऐसे का ही कोई टॉपिक उठाऊंगा अगले संडे को, फिर बताऊंगा आप लोगों को। ऐसे लिखना आसान है। अब देखिए, कुछ आपको मैं टिप्स इसलिए देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ लिखने ही नहीं आ रहा है। आप ध्यान रखिएगा, गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कहीं भी जोड़ा जा सकता है। गांधी को साहित्य समाज का दर्पण है, उसमें आप जोड़ सकते हैं। गांधी को आप पर्यावरण में जोड़ सकते हैं। इसके अलावे गांधी को आप महिलाओं से जुड़े मुद्दे में बता सकते हैं। गांधी को आप किसी भी प्रकार के एथिक्स में जोड़ सकते हैं अगर आपको लिखना हो तो, ठीक है। इसके अलावा जो गांधी है उनकी जो राजनीति है, उनका जो सत्य अहिंसा, समझ गए। तो गांधी को कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो आप गांधी पे जरूर से ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका हाथ ही नहीं चल रहा है, कई बार क्या होगा कि बॉडी लिखने में दिक्कत आएगी, तो आपको कुछ सूझेगा ही नहीं। तो एक गांधी को आप कहीं भी कोट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि प्रेमचंद ही तो सब कोई लिखेंगे, तो कोई रामचरितमानस का भी कुछ लिख दीजिएगा। गीता को आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। गीता को आप महिलाओं से जुड़े मुद्दे पे, धर्म हो, पर्यावरण हो, है ना, तो गीता को भी आप कहीं पर कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ऐसे आप लोगों को बताते रहूंगा, तो कुछ कुछ ऐसा पॉइंट बताऊंगा ना, एक ही ऐसे में नहीं हो पाएगा। ये वीडियो 27 मिनट का हो गया है, तो धीरे धीरे सब बताते रहूंगा कि कुछ कुछ ऐसा पॉइंट आप लोग याद करके रखिए, ताकि आपको उसको ना कहीं भी जोड़ देने में आसानी रहे, है ना। तो मेरे दिमाग में तो फिलहाल आज जितना मैंने इस पे सोचा है उस पे बता दिया है। अब नेक्स्ट आप ही लोग ऐसे ही आंसर लिख करके भेजिएगा ना, तो बताने में आसान रहेगा। क्योंकि निबंध जो है वो उस पे काम क्या किया जाए, वो तो बिना बंधे हुए सब कुछ बताना है। तो जिस समय आपका ऐसे खोलूं मैं, तो मेरे पास बताने के लिए कुछ रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप लोग लिखिए किसी टॉपिक पे, दुनिया भर का तो टेस्ट सीरीज चल ही रहा है। अलग अलग टेस्ट सीरीज का कोई टॉपिक उठा लीजिए और लिख करके भेजिए, और हमसे फिर आप कुछ सुन लीजिए, ठीक है। आपका फायदा ही होगा। तो फिर मैं मिलूंगा आपके ही द्वारा लिखे गए निबंध के किसी टॉपिक पे। थैंक यू।